Hello, welcome all once again for lecture series of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. We successfully completed our introduction part of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Today we are going to discuss a new topic in this lecture series, and this topic is criminal codes and their powers. Now, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita either establish certain functionaries or use certain functionaries in order to enforce the various provisions. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने या तो कुछ फंक्शनरीज़ को इस्टेब्लिश किया है या फिर कुछ फंक्शनरीज़ को उसने अपने हिसाब से प्रोविज़न को इन्फोर्स कराने के लिए यूज़ किया है. तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज़ विच इज़ बीइंग इस्टेब्लिश्ड, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत स्टैब्लिश की गई, दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल कोड्स. उनको हम लोग क्रिमिनल कोड्स के नाम से जानते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स. कितने तरह के क्रिमिनल कोड्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बनाए गए हैं. अगेन वी ऑल्सो डिस्कस हाउ दिस क्रिमिनल कोड इज़ इस्टेब्लिश्ड, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात किया कि ये जो क्रिमिनल कोड्स की जो फंक्शनरीज़ है, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजंस के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया है. दिस इज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोविज़न ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. सो it also talks about how this criminal code is to be established, how different classes of criminal code is to be established. तो हम लोग ये भी बात करेंगे कि उनको इस्टेब्लिश कैसे किया गया है. नाउ वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, द लोकल जुरिस्डिक्शन एंड हाउ द वर्क इज़ टू बी डन बाय दिस क्रिमिनल कोड्स. इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इन क्रिमिनल कोड्स जो कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स जो बनाए गए, उनको इस्टेब्लिश किया गया, तो उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है एंड वो उनके लोकल जुरिस्डिक्शन और उनके सबऑर्डिनेट के रूल्स कैसे डिसाइड होते हैं. तो दीज आर द मेन प्रोमिनेंट डिस्कशन विच वी आर गोइंग टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ द प्रोमिनेंट फंक्शनरी, दैट इज़ अ क्रिमिनल कोड विच इज़ बीइंग established. तो here first thing which I want to clear with you all कि chapter 2 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता talks about constitution of criminal code and chapter 3 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता talks about certain powers of those criminal codes. This is not a complete code of the powers, because in further you will also come to know the various power of the criminal code, but here we just discuss in nutshell the prominent power of the criminal code. So first thing which we are here, which is important to be remember here, ये याद रखने वाली बात है कि chapter 2 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता by provision section 6 to 17 talks about classes of criminal codes और क्रिमिनल कोड्स. चैप्टर 2 जो भारतीय नागरिक संहिता की है, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 17 तक, वो क्रिमिनल कोड्स के बारे में आपको बात करेगी. तो प्लीज़ नोट इट डाउन कि चैप्टर 2 सेक्शन 6 to 17 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल कोड. अगेन द पावर ऑफ क्रिमिनल कोड इज़ बीइंग डेल्ट अंडर चैप्टर 3 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. And here we will discuss section 21, then 22, then 23, then 24, then 25. These sections are important to discuss the powers. So this is the brief summary of this lecture which we are going to deal. Now here we also want to clear chapter 18, section 18, section 19 and 20 of chapter 2 is in respect of the another important functionary of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, that is a public prosecutor. So this we will deal separately, section 18, 19, 20 which talks about public prosecutor. तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में. यहाँ हम लोग सिर्फ क्रिमिनल कोड्स और उनके पावर्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे. तो फर्स्टली वी नीड टू सी what kind of codes
criminal codes are being recognized by भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किन क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स को रिकॉग्नाइज किया है। तो ये हियर द सेक्शन 6 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर पर्पस। हमारे पर्पस के लिए सेक्शन 6 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है वो इम्पॉर्टेंट। दैट सेज बिसाइड्स हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट अंडर एनी स्पेशल लॉ। Once we see the section 6 talks कि there are 4 classes of criminal courts besides high court and special court under the special law. It means what? Section 6 recognize high court is one of the criminal court. Then there are various special law in respect of criminal substantive law. These special law also recognize some special court. Let it suppose POSCO is a special law. Here the POSCO Act recognized POSCO court, that is a special court. So these are also covered under this section 6. तो besides high court और high court के साथ अगर उसी special law में कोई special courts बनाए गए तो that is being included as a criminal court. तो besides मतलब इन courts के साथ in every state according to section 6 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, there are 4 classes of criminal court: session court, judicial magistrate of first class, judicial magistrate of second class, and executive magistrate. The 4 classes of criminal court is expressly recognized by section 6 besides high court and special court under special law. हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के साथ साथ इन 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, देन कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कोर्ट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिकॉग्नाइज किया है एज ए क्रिमिनल कोर्ट। तो वी विल कम टू नो बाय रीडिंग सेक्शन 6 देयर आर 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट, एंड दीज कोर्ट्स आर कॉल्ड Court of Session, then Court of Judicial Magistrate First Class, Court of Judicial Magistrate Second Class, and then Executive Magistrate Court. Here also one thing is very prominent to discuss with you. एक बहुत important बात ये है कि normally Executive Magistrate Court is not a criminal court. यहाँ पे एक बात जान लेना है कि Executive Magistrate का कोर्ट जो है वो in true sense में criminal court नहीं है, पर उसको यहाँ पे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिकॉग्नाइज किया है एज वन ऑफ द क्लास ऑफ कोर्ट। जैसा कि हम लोग सेक्शन 6 में देख पा रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट एक क्रिमिनल कोर्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो हियर फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी यहाँ पे ये रखना है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट इज बीइंग रिकॉग्नाइज एज ए क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, बट ट्रायल कोर्ट ये नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड ट्रायल कोर्ट। सिंस in a beginning lecture we discussed तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट थे, फर्स्टली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस एंड सेकेंडली प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस। सिंस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑल्सो वर्क फॉर प्रिवेंटिंग द ऑफेंसेस, तो चूँकि प्रिवेंटिंग ऑफ ऑफेंस में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट रोल as given by Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and that it will be clear by reading chapter 9, chapter 11 and chapter 12। और जब हम लोग चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस के रूप में देखते हैं, तो वी विल फाइंड हम लोग को ये मिलता है कि हियर द पावर इज़ गिवन टू द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दिया गया है। दिस इज द रीज़न ड्यू टू विच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, बट एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो बी रिमेंबर, सेम टाइम में आपको ये हमेशा याद रखना है कि वन ऑफ द क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट इज देयर, बट दिस इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, because this court doesn't have the power to try and power to provide punishment। पनिशमेंट देने का, पावर टू पास द सेंटेंसेस इन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, इनको पावर्स नहीं है। इसलिए हम लोग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कोर्ट को वन ऑफ द क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट तो कह सकते हैं, बट ट्रू सेंस में इनको क्रिमिनल कोर्ट्स
नहीं कहा जा सकता है। तो दिस इज द डिस्कशन। नाउ वंस वी अंडरस्टैंड कि 4 क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, जब हम लोग ये समझ गए कि 4 क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड दीज कोड्स आर कोर्ट ऑफ सेशन, नाउ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, and then executive magistrate. Now how these courts are being established, because Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita not only recognize these are the classes of criminal code, but it also established this code. So on what basis the establishment of criminal code is to be done by, this is to be also discussed in section 7. So section 7 established the criminal codes on the basis of टेरिटरी के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे वो इस्टेब्लिश कर रही है क्रिमिनल कोड्स को। एंड सेक्शन 7 सेज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट डिवाइड स्टेट और कंसिस्ट सेशन डिवीजन एंड शैल दिस सेशन डिवीजन फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट शैल डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन। तो स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली क्रिमिनल कोड्स को इस्टेब्लिश करती है तो आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को डिवाइड कर रही है सेशन डिवीज़न में, और सेशन डिवीज़न फर्दर डिवाइड हो रहा है डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स फर्दर डिवाइड हो रहा है, दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट सेशन डिवीज़न, स्टेट डिवाइडेड इनटू सेशन डिवीज़न डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट फर्दर सब डिवाइड हो रहा है सब डिवीज़न में। एंड दिस इज द बेसिस अपॉन विच क्रिमिनल कोड इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। ये इस प्रिंसिपल के आधार पे क्रिमिनल कोड्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। तो स्टेट है, लेट इट सपोज कि कोई भी स्टेट है और उस स्टेट में सेशन डिवीज़न बनाया जा रहा है, सेशन डिवीज़न के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं सब डिवीज़न, और वहाँ पे कोर्ट्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। नाउ एट द स्टेट लेवल वी नो देयर इज़ एन हाई कोर्ट, स्टेट लेवल में हम लोग जानते हैं हाई कोर्ट है। सेशन डिवीज़न में फर्स्ट क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड दैट इज़ कॉल्ड कोर्ट ऑफ सेशन। तो सेशन डिवीज़न जो बनाया गया है वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश किया गया। नाउ द डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और यहाँ सब डिवीज़न में देयर इज अ सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो दिस वे द कोर्ट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। इन सेशन डिवीजन देयर इज अ कोर्ट ऑफ सेशन, इन अ डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इफ द डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर्स, अगर डिस्ट्रिक्ट को ज़रूरत है सब डिवीज़न में बांटने की, तो सब डिवीज़न लेवल पे देयर इज अ सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। नाउ दिस वी फर्दर अंडरस्टैंड कि that in session division there is a court of session, and in court of session the session judge will be appointed by the high court. It means the court of session is established in session division by the state government. State government ने session division में court of session को establish कर दिया कि in every session division there is a court of session, और उस court of session को preside कौन करेगा? A judge appointed by the high court, and that judge is called session judge. It means कि court of session में there is always session judge. Now additional session judge is also being appointed. Additional session judge को भी appoint किया जाएगा court of session में। तो this way what we will understand in court of session is being established under session division, and in this court of session there is a session judge and additional session judge. Earlier Code of Criminal Procedure 1973 there is a provision for assistant session judge also in a session division. Assistant session judge का भी provision था session division में, but this भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रिमूव द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज के पोजीशन को इन्होंने रिमूव कर दिया है। अब नाउ इन सेशन डिवीजन देयर इज अ कोर्ट ऑफ सेशन, एंड इन कोर्ट ऑफ सेशन देयर इज अ सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जजेज। बहुत सारे एडिशनल सेशन जजेस होंगे, एंड दिस वे
this court of session will function. Now, court of session, in absence of session judge, is being carried out additional session judge, and if additional session judge is also not available, in that case high courts make an arrangement for a disposal of case in court of session. Very prominent question in respect of court of session will ask, which place court of session will sit, कहाँ पे court of session बैठेगी. तो कोर्ट ऑफ सेशन का प्लेस विल नॉर्मली डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ये डिसाइड करती है कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन. पर क्या वो प्लेस ऑफ सिटिंग को बदल सकती है? तो इन स्पेशल केसेस विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड, ऑलवेज टू बी रिमेंबर, इन स्पेशल केसेस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूशन बाय द कंसेंट ऑफ these two, prosecution and accused, court of session can also change the place of sitting. And the provision in respect of court of session you will find in section 8. Section 8 में you will find these all detailed things which I will be telling here. Section 8 को एक बार आप लोगों को देखना है, और यही सब चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया है वो आप कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पाएंगे. Now come to section 9, and in section 9 you will find at the district state government shall establish court of judicial magistrate, and this court of judicial magistrate will consist so many judicial magistrate of first class and second class. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इस्टेब्लिश करेगी, और इस कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में बहुत सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास रहेंगे. अमॉन्ग दिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वंस वी रीड सेक्शन 10 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यू विल फाइंड कि अमॉन्ग दिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सम a senior will make a chief judicial magistrate. There is a provision of chief judicial magistrate in section 10, and another is made additional chief judicial magistrate, which is being called ACJM. So in district there is a chief judicial magistrate, additional chief judicial magistrate, then judicial magistrate first class and second class. So district level पे there is a court of judicial magistrate as per section 9, and section 10 says among these judicial magistrate first class who is a senior. judicial magistrate first class में जो भी senior होगा that became a chief judicial magistrate, and also there is an additional chief judicial magistrate. तो district level पे court of judicial magistrate में you will find chief judicial magistrate, additional chief judicial magistrate, then judicial magistrate first class, then judicial magistrate second class. Here one thing we also clarify, earlier code of criminal procedure established criminal code on the basis of metropolitan areas. metropolitan areas के basis पे भी metropolitan courts बनाए जाते थे, और in metropolitan area there is a metropolitan chief judicial magistrate, metropolitan additional chief judicial magistrate, then metropolitan judicial magistrate first class is there. But this metropolitan area or metropolitan magistrate is being removed by दिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो अब कोई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन एरिया के बेसिस पे क्रिमिनल कोर्ट स्टैब्लिश नहीं की जाएगी. ये हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस चेंज को क्रिमिनल प्रोसीजर से नोटिस करते हैं. तो अब हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे, और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में CGM एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास होंगे. नाउ इफ़ इट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बड़े होते हैं तो वहाँ पे सब डिवीज़न बनाने की ज़रूरत है. तो सब डिवीज़न अगर बनाया गया है तो सब डिवीज़न लेवल पे देयर इज़ अ सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. तो एज वी डिस्कस, कोर्ट ऑफ सेशन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन भारतीय 8 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुडिशियल सेशन डिवीजन, हाई कोर्ट अपॉइंट्स सेशन जज, and additional session judge may also be appointed in a court of session. Now court of judicial magistrate is being defined under section 9. Section 10, as we discussed, is section 10 to talk about chief judicial magistrate and additional chief judicial magistrate and subdivisional judicial magistrate.
Once you read section 10, you will find chief judicial magistrate is being made one of the judicial magistrate first class. So it is also important to remember कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीनियरिटी के लेवल पे बना दिया जाता है. तो द रैंक ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. उसी तरह से एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रैंक के होते हैं, बस वो सीनियर होते हैं इसलिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं. नाउ सब डिविजन लेवल पे देयर इज अ सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. नाउ सिमिलरली सेक्शन 11 makes the provision of a special judicial magistrate. Now, who is this special judicial magistrate? The special judicial magistrate is being appointed by the High Court on the request of state government or central government. अब किसी पर्टिकुलर केसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करना चाहिए, तो वो हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगी और हाई कोर्ट जो है वो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगा. नाउ द क्वेश्चन हियर इज हु विल बी दिस स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. तो एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू दैट दिस ऑफिसर हैज़ एन क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू लॉ. उनका क्वालिफिकेशन लॉ से कुछ रिलेट होना चाहिए, लॉ की कुछ स्पेशल जानकारी होनी चाहिए, और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर दोज पर्टिकुलर केसेस हाई कोर्ट में कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, उनको हाई कोर्ट कन्फर. बट यहाँ पे ये भी बात याद रखना है कि अंडर सेक्शन 11 जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट हो रहे हैं ओपन ऑफ सर्टेन टर्म, इनिशियली दे आर अपॉइंटेड फॉर 1 ईयर के लिए अपॉइंट. तो दिस वे वी कम टू नो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. Further, section 12 and 13 talks about jurisdiction of this judicial magistrate. Who will decide what is the jurisdiction of this judicial magistrate under section 9, 10, 11? So, court of chief judicial magistrate will decide as per section 12. 12 you will find jurisdiction, local jurisdiction. The word local jurisdiction of judicial magistrate. The local jurisdiction will be decided by the chief judicial magistrate in respect of the magistrate appointed under section 9, 10 and 11, and that you will notice under section 12. Please see the section 12 carefully. Now 13 is in respect of subordinate. Who will be the subordinate means hierarchy. What should be the hierarchy among these courts? हम लोगों ने इतने कि कोर्ट ऑफ सेशन में there is session judge, then additional session judge, then we also come to know in district में chief judicial magistrate, then additional chief judicial magistrate, then judicial magistrate first class, second class. तो ये जो इतने जजेस के नाम हम लोगों ने देखे, इसके हायरार्की क्या होंगे, तो दैट विल बी डिसाइडेड इन सबऑर्डिनेट सेक्शन प्रोविज़न में, एंड दिस विल बी डिसाइडेड इन सेक्शन 13. और ये सेक्शन 13 में डिसाइड किया गया है कि ऑल द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आर सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू सेशन जज. So this way the hierarchy will be dealt under section 30. So please see section 30 once again. So this way we will come to know the provision of court of judicial magistrate in this state. Now coming to the executive magistrate, so section 14 to section 17 talk about executive magistrate. So executive magistrates are also appointed by the state government. So many executive magistrate is being appointed as section 14 says, and among these executive magistrate one of the district magistrate. बहुत सारे executive magistrate हम लोग देखते हैं, और उसमें से एक जो main executive magistrate होते हैं उसको हम लोग district magistrate कहते हैं. Then additional district magistrate भी होते हैं, then subdivision level पे subdivisional magistrates भी होते हैं. तो these are the executive magistrate appointed by the state government under section 40. Now 15 you will find also the provision of a special executive magistrate, then 16 you will find the provision of jurisdiction, local jurisdiction of these executive magistrate, then subordinatism of this executive magistrate कि कौन किसका subordinate रहेगा. तो DM के सारे district magistrate के सारे executive magistrate subordinate
रहते हैं, और सब डिवीज़न लेवल में सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सब लोग सबऑर्डिनेट रहते हैं. तो दिस वे वी अंडरस्टैंड the classes of criminal court which is being recognized and how it will be established. इस तरह से हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिकॉग्नाइज किया है और किस तरह से उनको इस्टेब्लिश किया है. और फाइनली वी कम टू नो कि 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट यू विल फाइंड इन एवरी स्टेट्स. हर स्टेट्स में यू विल फाइंड कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. इन दिस कोर्ट ऑफ सेशन यू विल फाइंड session judge, additional session judge. Court of judicial magistrate you will find chief judicial magistrate, additional chief judicial magistrate, judicial magistrate first class, judicial magistrate second class. If required there is also a special judicial magistrate, and then finally you will find executive magistrate court also. Now with this discussion of classes of criminal code and establishment, we will come or move to the power of criminal code. Before dealing this power of criminal code, here we are not going to deal all powers of criminal code. यहाँ पे हम लोग सारे criminal codes के power नहीं पढ़ रहे हैं. We just discuss power of criminal code, especially in sense of power to try the cases और power to pass the sentences. यहाँ पे हम लोग जो power discuss कर रहे हैं वो power with reference to try the cases कर रहे हैं कि what is difference between a judicial magistrate and executive magistrate. If someone will ask कि क्या difference है, अच्छा आप बताइए. तो the first difference is कि judicial magistrate has power to try the case, session judge has power to trial the case. means trial करने का power जो है वो इन courts के पास है. executive magistrate is a class of criminal court, but these executive magistrate doesn't has power to try the cases. Trial करने का power executive magistrate को नहीं है, and that we will notice with the help of section 21. If you see chapter 3 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, the chapter begin with section 21. section 21 से वो begin होता है ये chapter, और वहाँ पे power to try the offenses. The marginal note of section made it clear that this section 21 talks about power to try the cases. Which court has power to try the cases? So you will find offenses under BNSS, 2023. Whatever offenses you read in BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, these offenses are tried by either by the High Court or the Court of Session or any other court by which such offense is shown in first schedule to be triable. So that is very clear कि offenses under भारतीय न्याय संहिता can be tried either by the High Court or Court of Session or any court which is being shown in first schedule. फर्स्ट शेड्यूल में जो शो किया गया है जिस कोर्ट का नाम, वही ऑफेंसेस को ट्राई कर सकती है. तो हियर वन थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल ट्राई टू कन्विंस यू कि यू विल जस्ट सी द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. यहाँ पे आपको पहली अनुसूची भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की देखनी चाहिए और वहाँ पे ये देखना चाहिए कि पहली अनुसूची में क्या क्या दिया हुआ है. तो यू विल फाइंड द नेम ऑफ ऑफेंसेस, द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, देन whether the offense is cognizable or non-cognizable, whether the offense is bailable or non-bailable, and court by which the offense is tried. These all things will be explained in Schedule 1 Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. So it is my humble request to you all, please see once the Schedule 1 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and whenever you find difficulty कि this is the offense and which court is empowered to try this offense, so you will just see the Schedule 1 and you will find the name of the court who is competent to try that offense. So first power always to be remembered which a criminal court is specifically being given by Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, that is power to try the offenses. Only the courts which is being given under section 21 and schedule 1 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita is competent to try the offenses. And you will find here, you will not find executive magistrate court,
It means that is being clear कि executive magistrate court is one of the class of criminal court but not the trial court. वो try करने के power उनमें नहीं है. Now coming to the next important power which criminal court has, power to pass sentences. The executive magistrate court doesn't have power to pass sentence. They cannot award sentence. Here the criminal court has power to pass sentence. And section 22 if you will see carefully, अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे क्लियर है sentences which high court and session judge may pass. हाई कोर्ट और सेशन जज कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं, दैट इज टू बी डील बाय सेक्शन 22. नाउ इफ यू सी सेक्शन 23, सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट में पास, सेंटेंसेस जिसको मैजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं. तो वी विल डिस्कस हियर कि व्हाट इज द पावर टू पास सेंटेंसेस विथ रेफरेंस टू हाई कोर्ट एंड सेशन जज. तो हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस हाई कोर्ट पास कर सकती है, बस दैट सेंटेंसेस मस्ट बी ऑथराइज बाय लॉ. वो लॉ के द्वारा वो सेंटेंस ऑथराइज होने चाहिए. नाउ हाउ कैन वी कम टू नो, हम कैसे जानते हैं कि व्हाट आर द सेंटेंसेस विच इज ऑथराइज बाय लॉ. तो हियर भारतीय न्याय संहिता बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. भारतीय न्याय संहिता बाय सेक्शन 4 रिकॉग्नाइज सर्टेन सेंटेंसेस विच इज ऑथराइज बाय लॉ. जब आप उसका सेक्शन 4 देखेंगे, पनिशमेंट वाला चैप्टर जो है, उसमें यू विल फाइंड कि 6 कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. सेंटेंस ऑफ डेथ, देन इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, देन इम्प्रिजनमेंट रिगरस और सिंपल, forfeiture of property, then fine, then community services. These are the 6 kind of sentences which is authorized by law. So here once we take this section for help, so we will come to understand the wording of section 22 का wording हम लोग आसानी से समझ जाएंगे. यहाँ लिख रहा है कि हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंसेस ऑथराइज बाय लॉ. इट मीन्स द सेंटेंसेस जो विच वी डिस्कस 6 कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस, दीज आर बीइंग ऑथराइज बाय हाई कोर्ट टू पास. ये हाई कोर्ट उनमें से कोई भी सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिगरस, forfeiture of property, fine and then community service, कोई भी सेंटेंस जो है वो हाई कोर्ट दे सकती है. नाउ अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, बिकॉज बिलो द हाई कोर्ट देयर इज अ कोर्ट ऑफ सेशन एट द सेशन डिवीजन, एंड इन कोर्ट ऑफ सेशन देयर इज अ सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज. ये हम लोगों ने देख लिया कि कोर्ट ऑफ सेशन में कौन होते हैं, सेशन जज होते हैं और एडिशनल सेशन जज होते हैं. तो उनकी क्या पावर है सेंटेंस पास करने के, तो दे विल ऑल्सो पास एनी सेंटेंसेस ऑथराइज बाय लॉ. वो भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज है, बट दिस सेंटेंसेस कैन सब्जेक्ट टू वन लिमिटेशन. व्हेन अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज पास अ सेंटेंस ऑफ डेथ, जब भी कोर्ट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज सेंटेंस ऑफ डेथ पास करेंगे तो दैट सेंटेंस ऑफ डेथ सब्जेक्ट टू कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट. तो वो सेंटेंस ऑफ डेथ तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा. सेंटेंसेस का अवार्ड होना एक बात और सेंटेंस को एग्जीक्यूट करना दूसरी बात. कोर्ट विल अवार्ड द सेंटेंसेस एंड डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन. देयर इज अनदर विंग विच एग्जीक्यूट द सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस को एग्जीक्यूट कराती है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन अगर कभी डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकते जब तक वो कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट नहीं होते हैं. तो दैट इज़ ऑलवेज बी रिमेंबर कि कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ. डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, forfeiture of property सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिगरस, फाइन, कम्युनिटी सर्विस, कोई भी वो सेंटेंस पास कर सकते हैं. पर अगर उन्होंने डेथ सेंटेंस पास किया तो वो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक वो हाई कोर्ट से कन्फर्म नहीं होगा. नाउ द कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय द हाई कोर्ट इज अ सेपरेट प्रोसीडिंग. उसके लिए एक प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में चलेगी. एंड हियर द चैप्टर 30 became very important. तो प्लीज सी चैप्टर 30 ऑफ
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता which talks about how the sentences is being confirmed by the High Court, death sentences submitted to the High Court for the confirmation. ये जब डेथ सेंटेंस पास करेगी कोर्ट ऑफ सेशन तो उसको किस तरीके से कंफर्मेशन के लिए सबमिट किया जाएगा और उस कंफर्मेशन के दौरान हाई कोर्ट क्या क्या कर सकती है. तो चैप्टर 30 सेक्शन 407 to 412 talks about the confirmation process of death sentence by the High Court. Here you will see firstly section 407. यहाँ पे आपको सबसे पहले section 407 देखना चाहिए. That makes it clear कि once death sentence is passed by the court of session, this will go for confirmation to the High Court and it will not be executed until it is to be confirmed. जब तक वो confirm नहीं होगा तब तक वो execute नहीं होगा. That is wording of section 407. Again 407 also say once the person is convicted during the confirmation he is sent to the custody of jail. कि confirmation के दौरान जिसको conviction हुआ है death sentence का वो कहाँ पे रहेगा तो वो जेल में रहेगा. That is section 407. Now 408 says कि what the High Court will do in that confirmation. कि confirmation में आखिर हाई कोर्ट क्या देखेगी. तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी और डायरेक्ट टू टेक एडिशनल एविडेंसेस इफ़ द हाई कोर्ट फील अप्रोप्रिएट. अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें फर्दर इंक्वायरी की आवश्यकता है तो वो फर्दर इंक्वायरी भी करा सकती है या डायरेक्ट कर सकती है. उनको ये लगेगा कि एविडेंसेस सही ढंग से नहीं लिए गए हैं तो ही विल ऑल्सो डायरेक्ट टू टेक एन एडिशनल एविडेंसेस. Now 409 is very important in that respect and it will always be asked कि once the inquiry or taking additional evidence is being completed what the High Court will do during that confirmation. confirmation के दौरान वो हाई कोर्ट करने के समय क्या क्या कर सकती है. तो whether हाई कोर्ट can acquit or order for further trial तो that High Court will do. तो High Court will either confirm the sentence or if High Court will feel कि another sentence is being awarded in place of that death sentence then they can also award the another sentence or order to be separate trial करने का भी ऑर्डर कर सकती है और फाइनली गिव द एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड ऑल्सो. और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उसको एक्विट कर देना चाहिए तो उसको एक्विटल भी कर सकती है. दैट वी विल फाइंड इन सेक्शन 409. Again 409 you will also find one important thing कि whether the confirmation and appeal for that death sentence is same thing. No, the appeal for death sentence is separate and this confirmation process is separate. Confirmation process is not to be taken place unless the appeal period is being expired or if already presented for appeal unless the appeal is being disposed of. तो दिस वे हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर क्या अपील और कन्फर्मेशन एक ही बात है. नहीं, अपील इज सेपरेट एंड कन्फर्मेशन इज सेपरेट एंड दैट वी विल फाइंड इन रीडिंग सेक्शन 409 प्रोविजो क्लॉज. 409 का प्रोविजो क्लॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग. अगेन दिस कन्फर्मेशन विल साइन बाय एटलीस्ट 2 जज एंड फाइनली वंस द प्रोसेस इज बीइंग कंप्लीटेड देन अंडर सेक्शन 412 इट विल बी डायरेक्टेड टू द ट्रायल कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कन्फर्मेशन. जिस तरह का कन्फर्मेशन हुआ उसके अनुसार एक्ट करें. तो हियर वी विल जस्ट टॉक इन ब्रीफ द कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय द हाई कोर्ट. यहाँ पे हम लोगों ने कन्फर्मेशन प्रोसीडिंग के बारे में बात किया. यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है उसको चैप्टर 13 में 407 से लेके 413 तक एक बार देख लेना है so that the things will be clear. That will be very important. Sometime it will be asked in as a question in a judicial service and many competitive exams in respect of confirmation. So confirmation must be seen very carefully under section 407 to 413. 407 से 413 में एक बार जरूर आप लोग देख लेंगे. Now if you see section 23 you will find sentences which magistrate may pass. Now under court of judicial magistrate we will see firstly chief judicial magistrate. वहाँ पे हम लोगों ने देखा तो chief judicial magistrate may pass any sentences authorized by law
except death sentence, imprisonment of life or imprisonment for a term exceeding 7 years. तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी ऑथराइज हैं, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं दे सकते, और कोई भी सेंटेंस जो एक्सीडिंग 7 ईयर मीन्स 7 ईयर से ज़्यादा का पनिशमेंट नहीं दे सकते. तो दिस वे वी विल ऑल्सो लर्न दिस थिंग एज एन लिमिटेशन ऑफ अवॉर्डिंग सेंटेंस बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. इसको आप इस तरह से भी लर्न करेंगे कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का क्या लिमिटेशन है इन रिस्पेक्ट टू अवॉर्ड सेंटेंस. सेंटेंस को अवॉर्ड करने के रिस्पेक्ट में उनका लिमिटेशन क्लियर है कि वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं दे सकते और सेंटेंसेस एक्सीडिंग 7 ईयर नहीं दे सकते. नाउ कमिंग टू द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर मीन्स 3 साल तक का बने सेंटेंस अवॉर्ड कर सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. और इफ़ फाइन, अगर वो फाइन कर रहे हैं तो 50,000 से ज़्यादा का फाइन नहीं कर सकते. तो इट मीन्स 3 ईयर का सेंटेंस दे सकते हैं, अप टू 3 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर वो सेंटेंस नहीं दे सकते. और फाइन अगर लगा रहे हैं तो फाइन का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा, या फिर दोनों कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं. नाउ कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास. तो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकेंड का हम लोगों ने देख लिया. सेकेंड क्लास दे कैन नॉट गिव सेंटेंस एक्सीडिंग 1 ईयर, और इफ दे आर अवॉर्डिंग फाइन तो दैट फाइन अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 10,000 और बोथ और अ कम्युनिटी सर्विस. तो दिस वे वी अंडरस्टैंड कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मैक्सिमम गिव द पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर and judicial magistrate first class maximum give the punishment of 3 year और magistrate second class give the punishment of 1 year. एंड फाइन के अमाउंट में हम लोगों ने सिर्फ देखा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का फाइन का अमाउंट कि 50,000 से ज़्यादा फाइन नहीं दे सकते. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का वो 10,000 से ज़्यादा का 10,000 से ज़्यादा का फाइन नहीं दे सकते. यहाँ पे एक बात ये कहना ज़रूरी है कि कोर्ट ऑफ सेशन के संदर्भ में हम लोग फ़ाइन का अमाउंट मैक्सिमम नहीं देख रहे हैं, ना ही चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सेंस में हम लोग फ़ाइन का अमाउंट देख रहे हैं. तो हियर इट डजेंट मीन कि कोर्ट ऑफ सेशन डजेंट हैज़ पावर टू इम्पोज फाइन और अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डजेंट हैज़ अ पावर टू इम्पोज फाइन. यहाँ पे ये क्लियर कर लेना है, इनको भी फाइन का पावर है पर अमाउंट वहाँ नहीं स्पेसिफाई किया गया है. इसका मतलब है दे हैव अनलिमिटेड पावर टू फाइन. However, the fine amount should not be excessive. लेकिन वो फाइन अमाउंट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए. पर पावर यहाँ क्लियर है, they have also power to impose fine and that fine amount में भी अनलिमिटेड जितना होगा उतना होना है, लेकिन एक्सेसिव वो सर्कमस्टांसेस के अनुसार नहीं होना चाहिए. Now another section 24 is very important, power to pass sentence of imprisonment in default of fine. If sometime judicial magistrate impose fine, it doesn't means कि फाइन अमाउंट विल बी पेड. लेट इट सपोज इफ फाइन अमाउंट इज नॉट पेड. मान लेते हैं कि अगर फाइन का अमाउंट नहीं पेड हुआ है, देन व्हाट द मैजिस्ट्रेट विल डू. द मैजिस्ट्रेट विल हैज़ अ पावर अंडर सेक्शन 24 टू पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन. मीन्स कि जब भी डिफ़ॉल्ट होगा पेमेंट ऑफ फाइन में तो मैजिस्ट्रेट जो है वो उस फाइन के बदले में इम्प्रिजनमेंट पास कर सकते हैं. और यहाँ पे सेक्शन 24 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ इन एडिशन टू द सेंटेंस दैट ऑलरेडी बीइंग पास. जो उसको सेंटेंस हो गया है वो तो उसको उस पर एग्जीक्यूट होगा ही, लेकिन साथ में ये जो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के जगह पे जो उनके पास के कारण सेंटेंस हुआ उनको भी वो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. नाउ सेक्शन 25 power to order punishment to run concurrently or consecutively. That is very important. So power here is concurrently or the sentences passed under different offenses can either run concurrently or consecutively. Means sentences साथ में चलेंगे या 1 by 1 चलेंगे. तो 1 by 1 that is called consecutively and concurrently साथ में चलेंगे. तो it is a magistrate who will pass the sentence upon which it will be depend कि sentences will either run concurrently or consecutively. Normally sentences will run consecutively, but if magistrate says कि sentences will run concurrently
तो साथ में यहाँ चलेंगे. Here it will be understood by an example. If there is a trial and person is being convicted under 2 offenses. For one offenses he is awarding 2 years, and for second offenses the punishment awarded 1 year. It means if concurrently sentences will be run, so then 3 years. If concurrently means 2 years, means the smaller will merge upon larger. Smaller 1 year is merge upon larger. तो concurrently 2 साल में वो खत्म हो जाए. लेकिन अगर consecutively मतलब 1 by 1 means after 2 years there is 1 year. तो this will also decided by the court. कोर्ट का ही ये पावर है कि वो डिसाइड करेगा कि सेंटेंसेस जो अवार्ड किया गया है वो कंजिक्यूटिवली चलेगा या कंकरेंटली ले. तो फाइनली वी विल कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. So here executive magistrate power you will elaborately be discussed under chapter 9, 11 and 12. These chapters are very important to understand the executive magistrate power. So here just a brief is being mentioned. Maintenance of law and order is an executive magistrate power. Preventive measures chapter 9, 10, 11, and then overseeing administrative and quasi-judicial jurisdiction in their jurisdiction. So these are the important thing which we will share in respect of constitution of criminal courts and their power, how this criminal court is being established, what are the classes of criminal court, what are the magistrate will be functioning under that criminal court, what is the judge. So here you will find 2 words, judge or magistrate. तो मैजिस्ट्रेट एंड जज सिमिलर, सिविल जुरिस्डिक्शन में हम लोग जज यूज़ करते हैं और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में हम लोग मैजिस्ट्रेट यूज़ करते हैं. तो जज यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो कोर्ट ऑफ सेशन में है उनको सेशन जज बोला जा रहा है. तो यू विल नॉट टू बी गेट कन्फ्यूज बाय दिस टर्म. आई होप सो द सेशन विल बी enjoyed by you, and in next session we will discuss public prosecutor section 17, 18, 19 and 20. Thank you.